जो हो चुका है, ठीक, यानी कि जो घटित हो चुका है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं किसमें, इतिहास में, ठीक। अब नेक्स्ट, फादर ऑफ हिस्ट्री हम किसे कहते हैं, हेरोडोटस, ठीक है। इनकी आपकी एक बुक थी कौन सी, हिस्टोरिका, ठीक है। तो अब हिस्टोरिका इनकी बुक थी और फादर ऑफ हिस्ट्री हम आपके किसे कहते हैं, हेरोडोटस। अब नेक्स्ट यहां आगे याद रखना कि इतिहास में हम वो पढ़ रहे हैं जो आपके हो चुका है, तो क्वेश्चन आपके ये बनता है कि हम आपके फिर इतिहास की स्टडी कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि जो हो चुका है उसे तो हम वैसे भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर इतिहास की स्टडी करने का हमारा आपके ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इतिहास की स्टडी करने का हमारा आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले अपने पास्ट के बारे में जानना, दूसरा पास्ट के कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस के बारे में जानना कि इतिहास में आपके ऐसे कौन से निर्णय हैं जिन्होंने आपके कंस्ट्रक्टिविटी या सृजनात्मकता को बढ़ाया है, ठीक है, और ऐसे कौन से निर्णय हैं जिन्होंने विध्वंस को बढ़ाया है। तो इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, वे निर्णय जो सृजनात्मकता को बढ़ा रहे हैं उन्हें हम आगे भी लेंगे और जो विध्वंस को बढ़ा रहे हैं उन्हें हम आगे नहीं लेंगे। जैसे कि इतिहास गवाह जब भी युद्ध हुए हैं विनाश हुआ है तो हमें युद्ध से बचना है आगे, ठीक है। जब भी आपके हार्मोनी या भाईचारा आपके हुआ है तब भी आपके नई सभ्यताओं का आपके क्या हुआ है, सृजन हुआ है, तो हमें हार्मोनी को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद आपके इतिहास का जो हम अध्ययन करते हैं वो आपके किस लिए करते हैं, टू नो अबाउट अवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अपनी सभ्यता एवं अपनी संस्कृति के बारे में जानने के लिए, ठीक है, कि हमारी जो वर्तमान सभ्यता एवं संस्कृति है ये किस तरह से आपके इस वर्तमान दौर तक पहुंची है। रातों रात तो डेवलप हुई नहीं होगी ये सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। तो यहां तक जो पहुंचे हम सभ्यता के इस दौर में आपके किस तरह से पहुंचे हुए हैं, ये सेकंड पॉइंट हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमने आपको समझाया था कि हमने यहां दो वर्ड देखे, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सिविलाइजेशन और कल्चर इन दोनों में आपके बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जब भी वर्ड सभ्यता हो तो सभ्यता का मतलब आपके होता है मानवीय जीवन के दृश्य पहलुओं का अध्ययन या भौतिक पहलुओं का अध्ययन, ठीक। यानी कि जब कभी भी हम ह्यूमन लाइफ के फिजिकल एस्पेक्ट्स या विजुअल एस्पेक्ट्स की स्टडी करें तो ये कंसेप्ट आपके क्या कहलाता है, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, ठीक है। अब दृश्य पहलू से क्या तात्पर्य है, दृश्य पहलू से आपके मकान, दुकान, बंदरगाह, एयरपोर्ट, सड़क, ठीक। तो जो चीजें आपको दिखाई दें, ठीक है, जब हम उनकी स्टडी करें या जिन्हें हम देख सकें, ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हुई वे चीजें जिन्हें हम क्या कर सकें, देख सकें, तो ये आपके क्या कहलाएगा, सिविलाइजेशन, ठीक। और कल्चर वर्ड का आपके अर्थ क्या है, जब हम ह्यूमन लाइफ के विजुअल के साथ साथ इनविजुअल एस्पेक्ट की भी स्टडी करें, जैसे कि हम सिर्फ आपके मकान, पोर्ट, एयरपोर्ट, ठीक, इनकी स्टडी के अलावा हम क्या करें, ह्यूमन लाइफ के सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक पहलू, राजनीतिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट, इथिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो इन सारे पहलुओं की जब हम स्टडी करें आपके, तो ये वर्ड आपके क्या कहलाता है, कल्चर, ठीक है। कल्चर से आपके तात्पर्य क्या है, जैसे कि आपके एक तो हुआ कि आपके पुराने लोग इस तरह के मकानों में रहते थे, ये हो गया सिविलाइजेशन, मकान क्या है, दिखाई देगा। अब वो क्या खाते थे, किस भगवान की पूजा करते थे, कैसी उनकी राजनीतिक व्यवस्था थी, क्या बिजनेस व्यापार करते थे, ठीक है, कैसे वो दूसरे से संबंध बनाते थे, तो यानी कि सामाजिक व्यवस्था, तो ये अब किसमें आएगा, ये सब हो गया कल्चर का पार्ट, ठीक है। तो जब कभी भी हम ह्यूमन लाइफ के फिजिकल या विजुअल एस्पेक्ट्स की स्टडी करें तो ये वर्ड आपके कहलाता है क्या, सिविलाइजेशन। और जब हम विजुअल के साथ साथ इनविजुअल एस्पेक्ट की स्टडी करें, इनविजुअल एस्पेक्ट लाइक सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, लीगल, रिलीजियस एंड इथिकल एस्पेक्ट, तो ये वर्ड आपके क्या कहलाएगा, कल्चर, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि ये जो सिविलाइजेशन वर्ड है ये सिर्फ हमें दो जगह आपके दिखाई पड़ता है, कहां दो जगह, एक स्टोन एज और एक इंडस वैली, ठीक, पाषाण कालीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये दोनों डिस्कस किए थे, ठीक। क्योंकि स्टोन एज और इंडस वैली में आपके क्या है, स्टोन एज सिविलाइजेशन, यहां के सिर्फ हमारे पास में हिस्ट्रिकल या आर्कियोलॉजिकल आपके क्या है, सोर्स है, ठीक। यानी कि यहां हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली है या कोई हमें लिटरेचर नहीं मिला जिसके आधार पे हम 100% श्योर होके कह रहे हैं कि यहां ऐसा ही होगा।
हमें यहाँ स्टोन एज सिविलाइजेशन में क्या मिला है? हमें स्टोन एज सिविलाइजेशन में केव मिली, गुफाएं। इस आधार पे हमने कह दिया कि मनुष्य गुफाओं में रहता था। इसी आधार पे तो कहा है, कहीं लिखा हुआ तो हमें मिला नहीं है कि मनुष्य गुफाओं में रहता था। ठीक, हमें यहाँ कुछ आपके मिट्टी के बर्तन मिले तो हमने कहा कि ये इन बर्तनों का प्रयोग करता था। अब वो प्रयोग करता था या खेलता था ये उस वो जाने, लेकिन हमने तो मिले तो कह दिया। ठीक है, हमारे पास में कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं था इस बात का। हमें जो हथियार मिले आपके, उसके आधार पे हमने कह दिया कि ये इन हथियारों का प्रयोग करता था। यही होगा ना, सिंपल। अब आते हैं हम इसके बाद में आगे। अब नेक्स्ट आगे समझना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां भी यही चीज है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट तो आ चुकी थी, लेकिन आपके इस स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा नहीं गया। तो इसमें भी हम फिर यही देख के कह रहे हैं क्या कि आपके नगर हैं। ठीक, ये पहली बार हमें नगर इसी व्यवस्था में मिले थे, तो हमने कह दिया ये अर्बन सिविलाइजेशन है। ठीक, सड़कें समकोण पे काट रही थी तो हमने कहा बड़े प्लांट सिटी हैं। ठीक है, 2 पार्ट में नगर बटा हुआ है, ये कहीं लिखा नहीं था किताबों में, ये तो सिर्फ हमने देख के ही तो कहा। जब हड़प्पा सभ्यता की आपके खुदाई हुई तो वहां जो चीजें हमें मिली उनके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते गए कि यहां ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अब हमें आपके मोहरें मिली तो हमने कहा कि विदेश व्यापार होता होगा, अलग अलग मोहरें मिली, या बंदरगाह मिले तो उस आधार पे भी हम कह सकते हैं विदेश व्यापार होता होगा। तो ये एजम्पशन हमने क्या किए? देख के दिए, कोई हमारे पास में रिटर्न एविडेंस नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो रिटर्न एविडेंस है भी वो आज तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अब इसके बाद में हम कल्चर वर्ड की बात करें तो कल्चर वर्ड का हम यूज सबसे पहले कहां करते हैं? वैदिक कल्चर। क्यों करते हैं? क्योंकि वैदिक कल्चर का आपके ठीक हमारे पास रिटर्न सोर्स है, कौन सा? ऋग्वेद, फिर उसके बाद बाकी के सारे वेद। तो यहां हमारे पास रिटर्न एविडेंस है। ठीक, हम वैदिक कल्चर में अगर पढ़ते हैं कि उस समय का समाज कबीलाई समाज था तो ये लिखा हुआ है। उस समय के लोग पशुपालन करते थे, ये लिखा हुआ है। ठीक, सबसे प्रमुख पशु गाय थी, ये लिखा हुआ है। गाय के लिए सारे युद्ध होते थे, ये लिखा हुआ है। गाय को आपके अघन्या कहते हैं, ये उसमें लिखा हुआ है ऋग्वेद में। ठीक, इसमें हम कोई देख के नहीं बोल रहे, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपके आर्यंस, ऋग्वेदिक सोसाइटी में जो आर्यंस थे वो किसकी पूजा करते हैं? ठीक है, कैसा इनका समाज था, कैसी इनकी अर्थव्यवस्था थी, कैसी इनकी राजनीतिक व्यवस्था थी, ये सब कुछ ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, रिटर्न एविडेंस है हमारे पास इस चीज का। तो इसका मतलब कल्चर वर्ड की, कल्चर वर्ड का अर्थ क्या है आपके? जब हम फिजिकल के साथ साथ या विजुअल के साथ साथ इनविजुअल एस्पेक्ट की भी स्टडी करें। ठीक है, तो हमारे पास आपके ऋग्वैदिक कल्चर या आपके आर्यंस कल्चर का रिटर्न एविडेंस है, और उसमें हम ये सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, लीगल, रिलीजियस, एथिक्स सबकी स्टडी रिटर्न वे में देखते हैं। 100% कंफर्मेशन है, यहां एजम्पशन है। किसी चीज को देख के आप अनुमान लगा सकते हो। ठीक, यह हुआ। अब जैसे हम अनुमान लगा देते किसी चीज को देखे, कोई लड़का है आपके बिल्कुल क्लीन सेव रहता है, ठीक है, पैंट शर्ट अच्छे पहनता है, आपने अनुमान लगा दी बड़ा सीधा सा होगा, गारंटी है सीधा सही होगा वो? कोई है गारंटी? हम अनुमान लगा देते हैं कोई दाढ़ी मूछे बड़ा हुआ हो किसी व्यक्ति का कि इसी टाइप का होगा, तो सिर्फ क्या दाढ़ी मूछों से आप अनुमान लगा सकते हो कि ये सही होगा या गलत होगा? तो यहां हम अनुमान लगा रहे हैं, उसके कैरेक्टर्स की स्टडी नहीं कर रहे। जबकि हम कल्चर में आएंगे तो हम उसके कैरेक्टर्स की रिटर्न स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में आपके डिफरेंस याद रखना। सिविलाइजेशन का मतलब सिर्फ हमने देख के कह दिया ये ऐसा होगा, जबकि कल्चर में ऐसा नहीं है। हम देखने के साथ पूरी साक्ष्य के आधार पर स्टडी कर रहे हैं कि ऐसा है, होगा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे हम आपके क्या समझते हैं? नेक्स्ट हिस्ट्री। तो इतिहास आपके होता क्या है और इतिहास की हम आपके स्टडी करते क्यों हैं, ये दो चीजें हमने देखी अभी तक। अब नेक्स्ट आगे हम समझेंगे हिस्ट्री के आपके क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। अब वर्गीकरण अगर हम आपके देखें तो इतिहास के वर्गीकरण आपके 2 आधार पर किए जाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम सोर्स के आधार पर लें, सोर्स के आधार पे। तो सोर्स आपके इतिहास के अध्ययन के क्या हो सकते हैं? या तो कोई हिस्ट्रिकल सोर्स होगा या कोई लिटरेचर सोर्स होगा, हिस्ट्रिकल या आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी जिसे हम बोल देते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य क्या होता है? इतिहास में जिन वस्तुओं का प्रयोग मनुष्य ने किया होगा, तो मनुष्य तो गया, वस्तुएं तो रह गई होंगी। ठीक, उनमें से आपके जो डिकम्पोज हो सकती थी वो डिकम्पोज हो गई होंगी, लेकिन जो डिकम्पोज नहीं होती होंगी वो आज भी बची होंगी।
ठीक, जैसे कि आपके स्टोन एज के आपके जो मनुष्य हैं जो हथियार प्रयोग करते थे वो बचे होंगे ना कहीं, तो वो हथियार आपके देख के हम कुछ बता सकते हैं। या आपके ताजमहल बना या कुतुब मीनार बनी, ये कभी तो बने ही थे ना, तो उन्हीं के आधार पर तो उस समय का हम विवरण दे सकते हैं। ठीक, या फिर आपके हिस्ट्रिकल एविडेंस से आपके तात्पर्य क्या है, जिनका प्रयोग मनुष्य ने कभी किया था और वो अवशेष आज शेष रह गए हैं, जैसे कि उस समय के हथियार, उस समय के बर्तन, उस समय के मॉन्यूमेंट्स, उस समय के सिक्के। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हिस्ट्रिकल एविडेंस। साहित्यिक साक्ष्य का मतलब क्या है, जो लिखा हुआ हमारे पास एविडेंस हो वो क्या हो गया, लिटरेचर सोर्स। जैसे ओल्डेस्ट रिटन लिटरेचर तो हमारे पास ऋग्वेद ही है, बाकी सब ऋग्वेद के बाद। ठीक है, तो सोर्स आपके क्या है हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन के, एक तो हिस्ट्रिकल एविडेंस और दूसरा लिटरेचर एविडेंस। लिटरेचर एविडेंस वहां से आएगा जहां से स्क्रिप्ट का ओरिजिन होगा, जब तक लिपि का आविष्कार नहीं होगा तब तक आपके लिटरेचर एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां अगर हम हिस्ट्री को देखें इसके क्लासिफिकेशन को, तो हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन को हम 3 पार्ट में आपके डिवाइड करते हैं। कौन सा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है, कल की क्लास में हमने आपको सिंपल बताया था कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारे पास प्री हिस्ट्री का जो सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा सोर्स है, हिस्ट्रिकल, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं इसके, क्योंकि यहां कोई लिपि नहीं थी और यहां लिपि है तो उसको पढ़ा नहीं गया। तो हम इस समय सिर्फ हिस्ट्रिकल सोर्स यानी कि मनुष्य के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के आधार पर ही हम कहेंगे कि इस समय क्या होगा। ठीक है, प्री हिस्ट्री में स्टोन एज सिविलाइजेशन और प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये दोनों आपके आए। लेकिन जब हम ऐतिहासिक हिस्ट्री में आएंगे तो इसके हमारे पास हिस्ट्रिकल सोर्स भी है और हिस्ट्रिकल के साथ साथ लिटरेचर सोर्स भी है इसके हमारे पास, हिस्ट्रिकल प्लस लिटरेचर, यहां दोनों साक्ष्य हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं आगे, क्योंकि इतिहास की अगर हम बात करें तो इसे हम ऋग्वेद से उठाएं, वैदिक काल से उठाते हैं इसे, तो लिटरेचर सोर्स भी हो गया और वहां से जो मनुष्य के द्वारा उपयोग की गई चीजें थी वो भी तो हमें दिखती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहां कहीं ना कहीं आपके हिस्ट्रिकल सोर्स भी हो गए। अब नेक्स्ट, अब जैसे कि अब हम आगे आए, जैसे मौर्य साम्राज्य अगर हम देखें तो इंडिका, ये लिटरेचर सोर्स हो गया। इंडिका आपके किसकी बुक थी, मेगास्थनीज, इसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन है। तो मौर्य साम्राज्य के आपके जो छिन्न भिन्न आपके अवशेष मिलते हैं, जैसे कुमरपुरा एक जगह है आपके पटना के पास, ठीक, यहां आपके चंद्रगुप्त मौर्य का आपके पैलेस मिलता है, खंडर मिलते हैं, पैलेस क्या होगा, अब तो खंडर ही खंडर होंगे। तो उस आधार पे खंडर वो क्या हो गए, वो हिस्ट्रिकल सोर्स हो गए, और इंडिका क्या हो गई, ये साहित्यिक साक्ष्य यानी लिटरेचर सोर्स हो गया। तो इस फेज के हमें हिस्ट्रिकल और लिटरेचर दोनों सोर्स मिलेंगे और इस फेज के हमें सिर्फ हिस्ट्रिकल सोर्स। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस हुआ। अब आगे नेक्स्ट हमने आपको बताया प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, इसको तीनों को हमने डिफाइन किया था। तो सबसे पहले आते हैं हम किस पे, प्री हिस्ट्री वाले पार्ट पे। ठीक है, प्री हिस्ट्री यानी कि प्राक इतिहास। प्री हिस्ट्री इतिहास का वो पार्ट है जिसमें हमें सिर्फ कौन से साक्ष्य मिलते हैं, हिस्ट्रिकल एविडेंस। हिस्ट्रिकल एविडेंस का मतलब मनुष्य ने जिन वस्तुओं को उपयोग किया होगा वो बच गई और उन्हीं के आधार पे हमने उस समय का एनालिसिस या विश्लेषण कर दिया। ठीक, क्या बच सकता है, उस समय के अभिलेख, उस समय के सिक्के, हालांकि इस एज में तो अभिलेख थे नहीं क्योंकि अभिलेख के लिए लिपि चाहिए। ठीक है, अभिलेख के लिए क्या चाहिए आपको, अभिलेख के लिए स्क्रिप्ट होनी चाहिए तब अभिलेख आएगा। अभिलेख मतलब किसी सॉलिड सरफेस पे आपके कुछ लिखा हुआ हो। सॉलिड सरफेस आपके स्टोन भी हो सकता है और सॉलिड सरफेस कोई मेटल भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां आपके अभिलेख की जगह क्या आ जाएगा, पेंटिंग, क्योंकि इस समय केव पेंटिंग हमें मिलेंगी। इस समय हमें उस समय उपयोग किए जाने वाले क्या मिलेंगे, हथियार मिलेंगे। जैसे कई जगह से आपके हड्डियों के बने हुए हथियार मिले हैं, प्री हिस्ट्री के जो एविडेंस हमें मिले हैं। ठीक, तो हिस्ट्रिकल एविडेंस हमें पास है इस फेज के। ठीक है, हिस्ट्रिकल एविडेंस में हमारे पास में क्या क्या है, इस समय के बर्तन मिले हुए हैं हमें, सिक्के तो इस समय चलते नहीं थे, अभिलेख इस समय थे नहीं, मूर्तियां थी नहीं, मॉन्यूमेंट्स थे नहीं, मॉन्यूमेंट्स के नाम पे तो गुफाएं थी इस समय। ठीक है, तो पेंटिंग्स, आर्म्स और केव्स, यही मिला है ना सिर्फ।
यानी हिस्ट्रिकल एविडेंस हमें आपके प्री हिस्ट्री के मिले हुए हैं। ठीक, स्क्रिप्ट कोई थी नहीं तो लिटरेचर सोर्स की कोई संभावना है भी नहीं यहां। अब इसके बाद में याद रखना, इतिहास का ये वो टाइम फेज है, कौन सा, 26 लाख बीसी से लेके 3000 बीसी के बीच का। ठीक, 26 लाख बीसी से लेके 3000 बीसी के फेज का ये टाइम फेज है प्री हिस्ट्री का। एडी और बीसी पहले ही डिफाइन किया था, क्लियर है ना सबको, बीसी और एडी। बीसी यानी क्राइस्ट के बर्थ से पहले और एडी यानी बाद में। अब नेक्स्ट, अब ये जो आपके प्री हिस्ट्री है, इस पूरे प्री हिस्ट्री के टाइम को हम जानते हैं किस नाम से, स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। अब पाषाण काल इसे हम आपके क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं पाषाण काल, बताया था लास्ट क्लास में। ये वो फेज है आपके जब मनुष्य ने अपने सर्वाइवल का आधार बनाया था सिर्फ पत्थर को। मनुष्य के पास और कुछ तो था नहीं उस समय। ठीक, ना आपके कोई मानवीय सभ्यता थी। अगर इसे शिकार करना है तब भी पत्थर का इसने यूज किया, रहना है तब भी पत्थर की गुफाओं में रही है। ठीक है, यानी कि अगर देखें तो मनुष्य ने अपने सर्वाइवल करने का आधार किसको बनाया था, स्टोन यानी कि पत्थर को। तो स्टोन एज या पाषाण काल ये वो काल है जब मनुष्य ने ग्राउंड ऑफ सर्वाइवल किसे बनाया था, स्टोन यानी कि पत्थर को। अब ये जो आपके स्टोन एज है इसे हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 हिस्सों में आपके ये बढ़ता है। अब इसमें आपके है क्या, सबसे पहले अगर हम देखें तो पैलियोलिथिक यानी कि आपके पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल अगर हम देखें तो ये ध्यान रखना, जियोग्राफिकल स्केल पे ये जो पैलियोलिथिक फेज है, किस स्केल पे, जियोग्राफिकल स्केल पे, जियोग्राफिकल स्केल पे ये पैलियोलिथिक फेज आपके जियोग्राफी के प्लीस्टोसीन एज में आया है। किस एज में, प्लीस्टोसीन। और नियोलिथिक आपके ये जो फेज है ये ज्योग्राफी के होलोसीन एज में आया है। किसमें, होलोसीन। ज्योग्राफी में आपने अगर ये दोनों वर्ड पढ़े हो, प्लीस्टोसीन एज पृथ्वी पर वो एज थी जब पृथ्वी पर बर्फ जमी हुई थी। ठीक, और होलोसीन वो एज थी जब ये बर्फ पिघल चुकी थी। ठीक है, हम इतिहास में आपके पढ़ते हैं कि जो स्टोन एज का जो शुरुआती मनुष्य था, शुरुआती मनुष्य ये क्या करता था, ये शिकार करता था। ठीक, तो खेती क्यों नहीं करता था। ठीक, इतिहास में लिखा हुआ है कि शुरुआती मनुष्य खेती करना जानता नहीं था, लेकिन जिसने इतिहास लिखा है ये गलत लिखा है। ठीक, क्या गलत लिखा है कि उस समय खेती हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि जो शुरुआती मनुष्य था आपके पैलियोलिथिक फेज का, इस समय तो आइस से रहा था पृथ्वी पे, और जहां आपके आइस जमी होगी वहां खेती करोगे कैसे, हो ही नहीं सकती, माइनस में टेम्परेचर चल रहा था। ठीक है, तो यहां आपके ये है कि शुरुआती मनुष्य खेती करना जानता नहीं था, ये गलत है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उसे चीजें दिख जाएं वो यूटिलाइज कर लेगा, अभी भी तो करते हैं। ठीक, अगर आप बाढ़ में भी बह रहे हो ना और आपको एक लकड़ी का भी पत्ता मिल जाए तो आप उससे भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर लोगे, क्योंकि मनुष्य का नेचर है ये तो। ठीक है, तो वहां अगर संभावनाएं होती तो वो जरूर करता। ठीक, क्यों, क्योंकि सबसे बुद्धिमान मनुष्य कौन सा था, होमो सैपियंस, और होमो सैपियंस का एग्जिस्टेंस इस पैलियोलिथिक फेज में हो चुका था। होमो सैपियंस आपके मनुष्य की ये जो प्रजाति है ये पैलियोलिथिक में ही अस्तित्व में आ चुकी थी। ठीक है, तो अब हम आपके आगे देखते क्या है कि पैलियोलिथिक जो क्लासिफिकेशन है ये ज्योग्राफिकल स्केल पे प्लीस्टोसीन फेज का आपके टाइम पीरियड है, और प्लीस्टोसीन आपके वो टाइम है पृथ्वी पर जब पूरी पृथ्वी पर आपके बर्फ जमी थी। तो बर्फ जमी थी तो खेती तो नहीं करेगा, अब ये करेगा क्या, हंटिंग। तो इस समय का जो मनुष्य होगा वो क्या करेगा, हंटिंग करेगा। अब हम क्या कहते हैं कि पाषाण काल आपके या पैलियोलिथिक फेज का जो मनुष्य है वो फूड कलेक्टर था, यानी कि खाद्य को इकट्ठा करके रखता था खाने को, यही पढ़ते हम किताबों में। ठीक है, तो इकट्ठा करने जैसी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर ये जानवर को मारेगा, ठीक, तो आपने क्या है, टेम्परेचर माइनस में, खाना वैसे भी खराब नहीं होगा। माइनस टेम्परेचर में कैसे खाना खराब हो सकता है। तो जो इसने जानवर मारा तो वो खराब नहीं हुआ तो उसे खाते रहेंगे 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन। ठीक है, फ्रिज का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, इसीलिए तो करते हैं, खाना खराब ना हो। ठीक, तो यहां आपके ये फूड कलेक्टर था नहीं, ये तो प्रकृति उस समय की ऐसी थी कि नेचर ने इसको फूड कलेक्टर
बना दिया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आपके आगे आते हैं। अब आइस एराइड, तो ठंडी हवाएं भी तो चलती होंगी, अगर बाहर खुले में आपके रहेगा ये तो ठंड से मर जाएगा, तो बचने का कोई ना कोई तो उपाय देखेगा, तो ये कहां रहेगा? केव, गुफा में। ठीक, क्योंकि इस समय की ज्योग्राफी को अगर हम समझें तो ज्योग्राफी ही इसकी लाइफ को डिसाइड करेगी कि कैसा होगा उस समय का मनुष्य। ठीक, किसी समय के आपको अगर मनुष्य को समझना है तो आप पहले ज्योग्राफिकल कंडीशन पर जाओ। सबसे पहले ज्योग्राफिकल कंडीशन डिसाइड करेंगी आपके कि मनुष्य सर्वाइवल के लिए क्या कर रहा होगा। सर्वाइवल हमेशा ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो सर्वाइवल के लिए वो क्या कर रहा होगा? तो आइस है राय, खेती नहीं हो सकती तो शिकार कर रहा होगा। आइस है राय तो खाना खराब नहीं हो सकता तो फूड लंबे समय तक बचेगा। दूसरी चीज, आइस है राय है, अब बिल्डिंग तो बनी नहीं है इस समय, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा? ये केव यानी कि गुफाओं में रह रहा होगा ठंड से बचने के लिए। ठीक है, अब इसके अलावा आपके इसी टाइम फेज में आपके किसका ओरिजिन होगा? फायर। इसी टाइम फेज में आपके आएगा होमोसैपियंस, जो सबसे आपके इंटेलेक्चुअल आपके जो प्राणी है पृथ्वी पे। इसके बाद में इंडिया के अंदर जो ये पैलियोलिथिक टाइम फेज है, इसका प्रमाण हमें सिर्फ 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक के बीच के मिलते हैं। इंडिया के अंदर इसके प्रमाण हमें कब से कब तक मिलते हैं? 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। ठीक, इसका कारण हमने बताया था, इस समय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था तो आपके इंडिया किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड। इंडिया गोंडवाना लैंड का आपके पार्ट है, तो ये आपके इक्वेटर से ट्रॉपिकल रीजन की तरफ शिफ्ट हुआ, तो पूरे इंडिया में हुआ था आपके एक क्लाइमेट चेंज। इस वजह से आपके पूरे वर्ल्ड में इसके प्रमाण है 26 लाख बीसी से, और इंडिया में है 5 लाख बीसी से, मतलब 21 लाख साल का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। हम कहते हैं ना कि विश्व का पहले मनुष्य के प्रमाण अफ्रीका में मिले। अफ्रीका भी तो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और इंडिया भी गोंडवाना लैंड का पार्ट था, तो इंडिया में क्यों नहीं मिले? क्योंकि इंडिया अपनी मूल लोकेशन से शिफ्ट हो गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, महाद्वीपीय विस्थापन अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इंडिया जहां आज है पहले था नहीं, वहां था किसी दूसरे क्लाइमेटिक जोन में और आ गया किसी दूसरे क्लाइमेटिक जोन में। ठीक है, अब यहां नेक्स्ट आगे याद रखना, ये आपने देखा पैलियोलिथिक के बाद स्टोन एज का अगला पार्ट मीसोलिथिक। ठीक, किसके पार्ट चल रहे हैं ये सब? स्टोन एज। अब मीसोलिथिक या मध्य पाषाण आपके ये जो फेज है, ये कैसा फेज है? ट्रांजिशनल फेज है। ट्रांजिशनल फेज क्या है? यहां हो रहा था क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से तात्पर्य क्या है कि ये आइस है, यहां बर्फ जमी थी, और यहां आपके टेम्परेचर बढ़ना क्या हो गया? शुरू हो गया। टेम्परेचर बढ़ना अगर यहां शुरू होगा तो बर्फ क्या होगी? पिघलेगी। बर्फ पिघलेगी तो नदियां बनेंगी, नदियां बनेंगी तो नदियां पैदरिंग एरोजन करेंगी, अपक्षय और अपर्दन करेंगी ना नदियां। अपक्षय और अपर्दन करेंगी तो सेडिमेंट्स निकलेंगे, अवसाद। इन अवसादों का ये जमाव करेंगी तो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करेंगी, तो किसका निर्माण होगा? प्लेन, मैदानों का। खेती करने की व्यवस्था तो अब आएगी, जब तक प्लेन ही नहीं है तब तक एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकती। ठीक, तो अब आपके इस फेज में ही आके क्यों एग्रीकल्चर हुई? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन इसी फेज में आके बनी एग्रीकल्चर के लायक। ठीक है, तो मनुष्य आपके जो यहां हंटर था वो यहां फूड प्रोड्यूसर बन गया, तो मनुष्य नहीं बना, प्रकृति ने बनाया है। ठीक, क्योंकि प्रकृति की दशाएं चेंज हुई और प्रकृति की दशाओं के अनुसार मनुष्य ने खुद को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहां अगर हम आपके देखें तो पैलियोलिथिक फेज आपके ये हुआ, मीसोलिथिक फेज आपके ये हुआ। पैलियोलिथिक में जो मनुष्य आपके हंटर था वो मनुष्य आके यहां क्या बन गया? नियोलिथिक में फूड प्रोड्यूसर, खाद्य उत्पादक। अब ये खाना बनाने लगा। ठीक है, तो अब हम यहां आपके देखते क्या है कि ये आपके पूरा का पूरा ट्रांजिशन इधर से इधर हुआ। अब इधर से इधर आपके ये ट्रांजिशन हुआ तो इसके कुछ कारण भी रहे होंगे। क्या कारण रहे होंगे? देखो, पहला कारण तो क्लाइमेट चेंज है ही, जिसने इस शिफ्टिंग को जन्म दिया, क्लाइमेट चेंज।
दूसरा कारण आपके क्या था, दूसरा कारण समझना, दूसरा कारण समय के साथ क्या बढ़ रही होगी, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही होगी, काफी टाइम हो गया, लाखों साल हो गए, ठीक है। अब समय के साथ आपके जब ये पॉपुलेशन बढ़ रही होगी, तो पॉपुलेशन बढ़ेंगी तो क्या बढ़ेंगी, आवश्यकताएं भी तो बढ़ेंगी, चाहे वो खाने की आवश्यकता क्यों ना हो। अब यहां इससे आपके होगा क्या, खाने की ही आवश्यकता क्यों ना हो, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो शिकार की शॉर्टेज भी होगी, शिकार के लिए घूमना भी पड़ेगा लंबे टाइम तक, तो मनुष्य भी तो परेशान होगा कि कहां तक घूमते रहें, ठीक। पहले आपके घर में क्या थे कि 2 लोग थे, अब 22 लोग हैं। अब पूरा, पहले क्या था कि खरगोश पूरा हो जाता था, हिरण पूरा नहीं हो रहा, ये वाली सिचुएशन है ना। तो अब नीड बढ़ रही है, तो नीड बढ़ रही है, तो अब ये आपके क्या करेंगे, अब यहां नीड हमेशा जन्म देती है किसको, इनोवेशन, आविष्कार, इनोवेशन आपके बढ़ेंगे। अब ये नए नए इनोवेशन सोचेगा मनुष्य कि किस तरह से, हमेशा सबसे पहले कोई भी व्यक्ति होगा वो हमेशा कोशिश पूरी करेगा कि अपने और अपने परिवार का सर्वाइवल करने के वो सारी कोशिश करते, जितनी उसकी क्षमताएं होंगी, ठीक है। तो उस समय का भी तो मनुष्य चाहेगा ये बात, वो भी सर्वाइवल करने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। तो यही सर्वाइवल करने की कोशिश में क्या बढ़ेंगे, इनोवेशंस बढ़ेंगे, ठीक। अब इसी टाइम आपके इमरजेंस हो चुका होगा किसका, होमो सैपियंस। ये इंटेलेक्चुअल मनुष्य था आपके, जिसकी सोचने की क्षमता सबसे ज्यादा थी। और सबसे बड़ी बात आपके जो है वो है आपके क्या, ये जो आपके ट्रांजिशन फेज ये जो चल रहा होगा, यहां डार्विन का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम उत्तरजीविता, ठीक। जब यहां पैलियोलिथिक फेज होगा तो पृथ्वी पर फ्लोरा एंड फौना होगा अलग, और जब आपके मीसोलिथिक से हम नियोलिथिक में आएंगे तो यहां फ्लोरा एंड फौना होगा अलग, ठीक। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया, और क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग आपके जो फ्लोरा एंड फौना का कंसेप्ट होगा वो आपके बिल्कुल अलग होगा। और डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है, बचेगा वही, ठीक, जो योग्य है, यानी कि जो सर्वाइव उस जगह कर गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो मीजोलिथिक फेज था, ये ट्रांजिशन फेज था, इतने सारे यहां परिवर्तन हो रहे थे, इतने सारे परिवर्तन क्या हो रहे थे, हो रहे थे, ठीक है। इसे नोट कर लेना, ये कल की क्लास में किया हुआ, नीचे लिख दिए सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट नोट कर लेना, आगे काम आएंगे। जो लोग आज आए हैं वो भले ही नोट मत करना, उन्हें तो वैसे भी जीरोक्स करानी पड़ेगा। ये क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ, ठीक। सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, इसको क्लासिफिकेशन को इसलिए क्लियर कर लेना कि रटना ना पड़े,
क्योंकि इतिहास में हमेशा रटना पड़ता है और हम रटवाने की कोई कोशिश आपको नहीं करवा रहे। ठीक, इसको सिर्फ आप साइंटिफिक वे में देखना, साइंटिफिक वे में एक से दूसरी क्रोनोलॉजी जुड़ी है और दूसरी से तीसरी। ठीक है, तो यहां पैलियोलिथिक, तो पैलियोलिथिक में पूरा पाषाण काल, यानी कि सॉरी पाषाण काल, मध्यकाल और नव पाषाण काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है, तो अब आपको ये रटने की जरूरत तो नहीं है। ठीक, क्यों शिकारी था, क्यों खाद्य संग्राहक था, कंडीशन थी इसलिए था, रटना कुछ भी मत। अब हम आपके यहां जैसे ही क्या होगा, मीसोलिथिक फेज में जैसे ही आइस एरा खत्म होगा, आइस एरा खत्म होगा, बर्फ पिघलेगी, नदियां निकलेंगी, नदियां निकलेंगी तो मैदान बनेंगे, और मैदान बनेंगे तब होगी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए मैदान चाहिए, बर्फ नहीं। ठीक, एग्रीकल्चर होते हुए ही अब बैल भी तो चाहिए, आप तो एग्रीकल्चर से कनेक्ट करो, तो बैल चाहिए तो पशुपालन शुरू। ठीक है, अब एग्रीकल्चर है तो फसल रखोगे किसमें, गांव में हौदे बने होते ना बड़े बड़े फसल रखने के, तो अब क्या चाहिए, बर्तन, पॉटरीज, ये चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके एग्रीकल्चर है तो आपको रहना भी एक जगह पड़ेगा, शिकार तो है नहीं कहीं भी भटक रहे हैं, तो परमानेंट रेजिडेंस, स्थायी आवास, स्थायी आवास हुआ तो अब गांव बन गए, रूरल सिविलाइजेशन, ग्रामीण संस्कृति। यही आपके आविष्कार होगा किसका, व्हील, पहिए का। व्हील का आविष्कार क्यों, क्योंकि आपके फसल ले जाने के लिए चाहिए व्हील या नहीं चाहिए। फसल अगर खेत से गांव तक पहुंचाओगे तो सिर पे कब तक ढोगे, गाड़ी बन जाएगी तो उससे जल्दी पहुंच जाएगी आपके घर तक, तो इसका मतलब यहां किसका ओरिजिन होगा, व्हील का। तो कोई भी जो ओरिजिन आप यहां देख रहे हो वो उस समय का क्लाइमेट निर्धारित कर रहा है, क्योंकि क्लाइमेट किसको निर्धारित करेगा ज्योग्राफी का बहुत बड़ा योगदान आपके होता है आपके सर्वाइवल में, ठीक है, और आपके इकोनॉमिक सिस्टम में। ठीक, किसी भी जगह का मनुष्य सर्वाइव कैसे करता है और उसका ऑक्यूपेशन या उसकी अर्थव्यवस्था क्या होगी, ये ज्योग्राफी काफी हद तक निर्धारित करती है। ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री को छोड़ के, सर्विस इंडस्ट्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। 3 इंडस्ट्री होती है, ठीक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग 3 ही आपके इंडस्ट्री है। ठीक है, तो हम प्राथमिक पूरी तरह से ज्योग्राफी पर निर्भर, सेकेंडरी ये प्राथमिक के ऊपर निर्भर, ठीक, सर्विस इंडस्ट्री को अगर हम हटा दें तो ये इकोनॉमी की ये जो दोनों आपके जो सेक्टर हैं ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। तो उस समय सर्विस इंडस्ट्री तो कहीं होगी ही नहीं, अभी तो सेकेंडरी सेक्टर ही नहीं है, तो अभी तो सब कुछ क्या चल रहा है, प्राइमरी चल रहा है यहाँ। ठीक है, अब आएंगे हम इससे आगे। तो यहां जो चीजें आपने देखी ये उस समय की प्रकृति की दशाएं थी, उस समय की प्रकृति की कंडीशंस थी कि ये सब आपके क्या मिला। अब इससे आगे समझना, अब आते हैं हम किस पे, प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का आपने ये समझा क्या हुआ, प्री हिस्ट्री में हिस्ट्रिकल एविडेंस के आधार पे पूरे डिसीजन लिए हमने, स्क्रिप्ट और लिटरेचर हमारे पास एविडेंस नहीं है। ठीक, पूरा का पूरा स्टोन एज प्री हिस्ट्री में है। ठीक है, 26 लाख बीसी से 3000 बीसी के बीच का टाइम, याद हो जाए तो करना, नहीं हो जाए तो कोई जरूरत नहीं है, कहीं टाइम पीरियड नहीं पूछते। इतिहास में जो सबसे बड़ी जो आप लोगों के सामने जो समस्या है कि आप डेट या ईयर याद करते हो, कहीं नहीं आती। पूरे इतिहास में मुश्किल से 20 डेट या 20 ईयर याद करने हैं पूरे इतिहास में। ठीक, इससे ज्यादा नहीं करने कि हर डेट को आप याद करो, कोई जरूरत नहीं याद करने की। ठीक है, अब आपको यहां समझना क्या है कि प्री हिस्ट्री में पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक, स्टोन एज के ये 3 फेज हुए। नियोलिथिक फेज के आते आते थे कौन सी सिविलाइजेशन आ चुकी है, एग्रीकल्चर हो गई, रूरल सिविलाइजेशन आ गई। आपने क्या देखा, नियोलिथिक फेज के आते आते तक रूरल सिविलाइजेशन आ चुकी है। ठीक है, अब इससे आगे ही तो आगे बढ़ेंगे, पीछे तो चली नहीं जाएगी सिविलाइजेशन। तो अब यहां आपके आएगा प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में आपके हिस्ट्रिकल एविडेंस ये तो हमेशा रहेंगे, क्योंकि मनुष्य है तो कुछ तो छोड़ के गया होगा। ठीक, यह हुआ। अब हम जाएंगे तो हिस्ट्रिकल एविडेंस में क्या मिलेगा, गंदी गंगा, गंदी यमुना, यही मिलेगा ना इतिहास में। आज से 50 साल बाद, ठीक, एयर पॉल्यूशन, तो ये पढ़ा जाएगा कि हमारे पूर्वज हमें गंदी हवा छोड़ के गए, सारी नदियां गंदी कर गए, कुएं सारे सूख चुके हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहीं है नहीं। ये इतिहास में शामिल होगा, अभी 150 साल बाद यही शामिल होना है, और तो कुछ है ही नहीं लिखने के लिए। ठीक, तो ये भी आपके शामिल होगा, तमाम प्रकार की आपकी बीमारियां। ठीक, अब नेक्स्ट तो ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। ठीक,
तो ये आप लोगों की आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो लिखेगी कि हमारे फादर या दादाजी होते तब एक कोरोना नाम की भी बीमारी आई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम आगे समझते हैं। तो ये वो फेज था आपके इतिहास का जब हिस्ट्रिकल एविडेंस क्या थे स्क्रिप्ट तो थी, लेकिन ये स्क्रिप्ट रीडेबल नहीं है। ठीक है, अब यहां याद रखना ये 3000 बीसी से 750 बीसी के बीच का टाइम है, और ये वो फेज था प्रोटो हिस्ट्री जब मनुष्य ने मेटल का प्रयोग करना शुरू किया। ठीक है, तांबे का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु थी कॉपर। अब यहां समझना प्रोटो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में आपके डिवाइड करते हैं। कौन सा? बिफोर हड़प्पा और आफ्टर हड़प्पा। ठीक है, इससे पहले आपके कौन सा फेज था? नियोलिथिक, यही था ना। नियोलिथिक फेज में एग्रीकल्चर और रूरल सिविलाइजेशन आ चुकी थी। अब इससे आगे ही तो बढ़ेंगे हम, पीछे तो जाएंगे नहीं। ठीक है, अब यहां क्या होगा कि मेटल का यूज शुरू होगा। ठीक, तो अब यहां मेटल के यूज से आगे समझना, प्रोटो हिस्ट्री को 3 फेज में बांटते हैं, बिफोर हड़प्पा और आफ्टर हड़प्पा। बिफोर हड़प्पा और आफ्टर हड़प्पा, ये इसी क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। बिफोर हड़प्पा आते हैं 3000 बीसी से 2350 बीसी का आपके टाइम है। टाइम छोड़ दो, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन सी सिविलाइजेशन होगी ये? अभी रूरल ही चल रही है। अब यहां आपके क्या होगा कि मनुष्य आपके यहां आते आते तक किसका यूज करना सीख गया? मेटल का यूज सीख गया। अब इस मेटल के यूज से फायदा क्या होगा? पहले क्या था कि मनुष्य जो खेती करता था तो पत्थर से जमीन खोदता था, तो कितनी खोदेगी? कम गहरी। अब हल बनेगा मेटल का, तो अब जमीन की जुताई गहरी होगी। गहरी जुताई होगी तो क्या होगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। गहरी जुताई से होना है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? पहले मनुष्य आपके कोई एक परिवार 1 क्विंटल गेहूं कर पाता था तो वो उसके खाने में चले जाते थे। अब वो 10 क्विंटल गेहूं कर रहा है, तो 9 क्विंटल बच गया। तो क्या करेगा इस 9 क्विंटल का? अब वो आपके ये देखेगा कि कोई हमसे गेहूं ले जाए, कपड़े ही दे जाए। सबसे पहले व्यक्ति पेट की भूख आपके शांत करेगा, उसके बाद अब कपड़े चाहिए उसे, जूते चप्पल चाहिए। इससे आगे बढ़ जाए तो आपके फिर क्या चाहिए? आपके और आगे बढ़ जाए तो और सुविधाएं चाहिए। ठीक, जब पेट भर चुका होता है उसके बाद ही ये सुविधाएं सब शुरू होती हैं। तो क्या हुआ कि जब सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा तो मनुष्य की नीड बढ़ेगी नई नई। अब वो कपड़े की डिमांड करेगा, अब वो अदर चीजों की डिमांड करेगा। ठीक है, तो ये नीड क्या करेंगी? ये इनोवेशंस को जन्म देंगी। ठीक है, अब इस फेज तक क्या होता था? बिफोर हड़प्पा आते हैं। बिफोर हड़प्पा ये होता था कि हमारे पास है गेहूं और किसी दूसरे व्यक्ति के पास गाय है, उसके पास है दूध। हम अपना गेहूं लेके जाते हैं उसके पास कि ये गेहूं ले लो और हमें दूध दे दो, तो उस समय तो चल गया। अगर उसे गेहूं की जरूरत ना हो तो वो तो मना कर देगा, हमें नहीं चाहिए गेहूं। ठीक, तो आप दूध भी नहीं ले पाओगे कभी। तो इससे क्या था कि यहां जो चलता था ये बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु दो और दूसरी वस्तु ले जाओ। लेकिन यहां तभी एक्सचेंज संभव था जब दोनों को आपस में जो एक्सचेंज की जाने वाली वस्तु है उसकी जरूरत हो। अगर नहीं है आपकी जरूरत तो फिर कैसे एक्सचेंज होगा? ठीक, अब यहां व्यक्ति की नीड बढ़ रही थी, धीरे धीरे नीड बढ़ रही थी तो इनोवेशंस बढ़ रहे थे। इनोवेशंस आपके बढ़ेंगे तो नए नए प्रोडक्ट आपके आएंगे। ठीक है, पहले तो आपके मनुष्य आपके पत्ते से काम चला लेता, अब पत्तों से काम नहीं चलेगा, अब कपड़े चाहिए पूरे। ठीक, कपड़ों के साथ आपके जूते भी चाहिए अब बाटा के। ठीक है, तो यहां आपके किसी के तो बनते ही होंगे ना, चमड़े के बनते हैं, बस उस चमड़े का ही तो जूता है, उस पर नाम लिख दो तो बाटा कंपनी। ठीक, बाटा लिख दो या हस्पपीज लिख दो। अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो यहां अब आपके ये सिस्टम शुरू हुआ। अब इस सिस्टम से क्या हुआ कि जब बहुत सारा प्रोडक्शन होने लगे, नई नई वस्तुएं बनने लगे, ठीक है, बार्टर सिस्टम धीरे धीरे करेंसी सिस्टम में चेंज होने लगे। क्यों? क्योंकि बार्टर सिस्टम अब यहां प्रभावी नहीं होगा। ठीक, अब करेंसी सिस्टम में कन्वर्जन होगा यहां, यानी मुद्रा व्यवस्था शुरू होगी। कौन सी व्यवस्था शुरू होगी? मुद्रा व्यवस्था। क्योंकि तमाम प्रकार की चीजें खरीदें हम तो जरूरी तो नहीं है कि आप गेहूं से ही खरीद ला। अगर करेंसी होगी तो हम किसी एक व्यक्ति को गेहूं बेचेंगे, करेंसी लेंगे। यही तो करते हैं मंडी में। करते क्या है? आप अपना गेहूं लेके जाते हो,
वहां से पैसा ले आते हो व्यापारी से, अब उस पैसे से तमाम प्रकार की चीजें खरीदते रहते हो। बस यही सिस्टम यहां से शुरू हो जाएगा और यहां से ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन आपके शिफ्ट कर गई अर्बन में। यही शहरों की विशेषताएं होती है। ये पूरी सिविलाइजेशन आपके अर्बन सिविलाइजेशन में आपके कन्वर्ट हो गई। ठीक, हड़प्पा सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, इसको हम पहली नगरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसको हम चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन यानी ताम्र पाषाण सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, 2350 बीसी से 1750 बीसी का टाइम है। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1750 बीसी के आते आते तक ये जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका पतन होने लगा। अब पतन के कई कारण लोगों ने बताए, ऑथेंटिकेटेड कौन सा है कुछ नहीं कह सकते। किसी ने कहा क्लाइमेट चेंज से पतन हुआ, किसी ने कहा बाढ़ से हुआ, किसी ने कहा मलेरिया से हुआ, किसी ने कहा आर्यों का अटैक था। ठीक है, तमाम इसके रीजन आपके बताए गए। ठीक, अब इसके बाद आपके एक और सिविलाइजेशन आती है हड़प्पा के बाद, आफ्टर हड़प्पा सिविलाइजेशन। आफ्टर हड़प्पा सिविलाइजेशन आपके 1750 बीसी से 700 बीसी के बीच का फेज है। ये भी आपके एक रूरल सिविलाइजेशन है और हड़प्पा के पतन के बाद है। अब यहां एक पॉइंट समझना, आप दो चीजें देख रहे हो यहां। आफ्टर हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम फेज 1750 बीसी से 700 बीसी और यही टाइम फेज है आपके आर्यों का। तो अब यहां दो चीजें समझना कि ये जो आपके आफ्टर हड़प्पा है और ये आपके दोनों संस्कृतियां किधर बनी। आफ्टर हड़प्पा सिविलाइजेशन, पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसका डेवलपमेंट हुआ था साउथ वेस्ट की तरफ। ठीक, यानी कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये जो क्षेत्र था ना, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। तैमाबाद, इमाम गांव, ये पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन हमें कहां मिला, महाराष्ट्र। टाइम पीरियड क्या था, 1750 से 750 बीसी। अब आगे समझना, जिस समय पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन यहां डेवलप हो रही थी उस समय आपके यहां नॉर्थ इंडिया में इस जगह पे एंट्री हो चुकी थी किसकी, आर्यंस की। यहां थे आर्यंस और पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन यहां। ठीक, तो ये आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन का पतन हुआ और एंट्री किसकी हो गई, आर्यों की। आर्यों की एंट्री के साथ ही हम प्रोटो हिस्ट्री से पहुंच गए कहां, हिस्ट्री, क्योंकि अब हमें ऋग्वेद मिलेगा और ऋग्वेद हमारे पास में लिटरेचर एविडेंस है। तो अब हम आपके आगे क्या देखेंगे, यहां हिस्ट्री 1500 बीसी से 1947 एडी, ये पूरी व्यवस्था हुई। फिर हमने आपके यहां क्या समझा, पूरे हिस्ट्री में हमें हिस्ट्रिकल एविडेंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में स्क्रिप्ट आ चुकी है तो लिटरेचर एविडेंस भी मिलेंगे। ठीक है, एरा शुरू होगा कहां से, ऋग्वेदिक या आर्यंस कल्चर। अब वर्ड हम क्या लिख रहे हैं, कल्चर, अभी तक चल रहा था सिविलाइजेशन, वर्ड चेंज। ठीक है, अब ऋग्वेदिक या आर्यंस कल्चर। अब ऋग्वेदिक या आर्यंस कल्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये तो हम डिटेल में तो जब वैदिक एरा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें तो ये भी आपकी एक कैसी सिविलाइजेशन थी, रूरल सिविलाइजेशन, ग्रामीण संस्कृति थी। इसका सोर्स हमारे पास क्या है, रिटर्न सोर्स है, इसलिए हम यहां कल्चर वर्ड का यूज कर रहे हैं। 1500 बीसी से 1000 बीसी ऋग्वेदिक समाज कैसा था, कबीला। ये छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। इन कबीलों के पास अपना पशु संसाधन स्पेशली गाय होती थी। ठीक, और यहां कबीले में एक व्यक्ति को इन गायों की और कबीले के लोगों की सुरक्षा का दायित्व दे दिया जाता था और उसी व्यक्ति को हम बोलते थे राजा। ठीक, ये 15 लोगों का कबीला भी हो सकता था, 150 लोगों का भी कबीला हो सकता था, 200 लोगों का भी। अब उस व्यक्ति का आपके जो कार्य होता था तो आपके क्या, कि इस कबीले की गायों की सुरक्षा करना और इस कबीले में लोगों की सुरक्षा करना। ठीक, बस उसको यही कार्य दिया जाता था। उस व्यक्ति से कहा जाता था कि आप अपने 8-10 लोगों का ग्रुप बना लो और आप 8-10 लोग सिर्फ यही कार्य करो, और उस व्यक्ति को नाम क्या दे दिया गया, राजा। इसके बदले में आपको कुछ काम नहीं करना है, बाकी के लोग जो काम कर रहे हैं उसमें से एक पार्ट वो उसको दे देंगे। ठीक, तो वो एक टैक्स यानी कि कर। ठीक, हमेशा याद रखना कर का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी में पढ़ा है टैक्स। टैक्स कहते कैसे हैं, टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स का मतलब क्या होता है, अ मैंडेटरी पे टू गवर्नमेंट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन।
एक ऐसा अनिवार्य भुगतान जो बिना किसी लाभ की आकांक्षा के सरकार को दिया जाए। ठीक, ये कहलाता है आपके क्या, टैक्स। बस अंतर इतना था कि ऋग्वैदिक काल में ये जो टैक्स था वो मैंडेटरी नहीं था, वो वॉल्यूंटरी था। कबीले के लोग चाहें तो दें, चाहें तो ना दें। ठीक है, तो अब यहां क्या था कि यहां सिस्टम छोटा था, 100-200 लोगों पे सिर्फ शासन करना था, 10-20 लोगों को सिर्फ अपने साथ सेना के रूप में रखना था। तो यहां राजा के भी खर्चे कम थे, तो जो आ गया उससे इन्होंने काम चला लिया। ठीक है, अब यहां आपके राजा का काम क्या है, सुरक्षा करना। ठीक, संसाधन के नाम पे था क्या इनके पास, गाय। तो गाय के लिए युद्ध होते थे आपके, एक कबीला दूसरे कबीले की गाय को हाँक ले जाता था, दूसरा कबीला तीसरे की को ले जाता था। ठीक, हाँ, तो इसी के पीछे सारे युद्ध थे आपके इस फेज के। ठीक, क्योंकि साम्राज्य तो बने नहीं है, यहाँ सिर्फ गाय हैं, उन्हीं के लिए सारे युद्ध हैं। ठीक है, तो अब यहां इसके बाद में नेक्स्ट, इस समय का प्रमुख व्यवसाय एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। ठीक, आगे समझना। अब ऋग्वैदिक एरा के बाद अब हम आते हैं लेटर वैदिक एरा। लेटर वैदिक एरा जो बाकी के तीनों वेद का टाइम है। अब यहां हमें क्या समझना है, 1000 बीसी से 600 बीसी का टाइम था ये। लेटर वैदिक एरा में आपके क्या हुआ, एक बार आयरन का यूज शुरू हुआ, लोहे का। अब लोहे का यूज शुरू हुआ तो अब लोहे के हल बनेंगे, यहां से ही पूरा सिस्टम चलेगा। लोहे के हल बनेंगे और लोहे के हथियार बनेंगे, ये क्रांति लेके आएंगे दोनों। अब शुरू होंगी तलवारें। ठीक, तलवार, भाला, जितने भी आप आर्म्स देखते हो, ठीक, पूरी क्या, हाँ, उत्तर वैदिक काल। क्योंकि लोहा आ गया तो लोहा आप हल भी बना सकते हो और उससे हथियार भी बना सकते हो, और यही दोनों चीजें क्रांति को जन्म देंगी। तलवार युद्ध को जन्म देगी, ठीक, और जो आप हल बनाओगे वो सरप्लस एग्रीकल्चर को जन्म देगा। अब यहां से आपके सिस्टम कैसे चेंज होगा, लेटर वैदिक एरा में जब आपके आयरन आया तो एग्रीकल्चर फायदे का सौदा हो गया। क्यों हो गया, जुताई आपके बेहतर होने लगी, पशु संसाधन इनके पास था ही, ये तो आर्यंस टाइम से पशु संसाधन। ठीक है, तो ये सरप्लस एग्रीकल्चर की सिचुएशन में आ गए। अब आपके आगे चल के हुआ क्या, आगे चल के ये हुआ कि यहां आपके युद्ध डंडों से लड़ा जाता था, लठियों से, यहां तलवारों का ओरिजिन हो गया। तलवारों का ओरिजिन हो गया तो अब ये जो राजा था अब ये पावर वाली सिचुएशन में आ गई है। ठीक है, अब यहां आपके लेटर वैदिक एरा में आके आपके हुआ ये कि यहां भी सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, नीड बढ़ेगी, नीड बढ़ेगी तो इनोवेशन बढ़ेंगे, इनोवेशन बढ़ेंगे तो नई नई वस्तुएं बनेगी, नई नई वस्तुएं बनेगी तो ये आपके फिर अर्बन सिविलाइजेशन का जन्म होगा। ठीक, एक बार फिर अर्बन सिविलाइजेशन यहां ओरिजिन कर गई। अब क्या होगा कि यहां जो राजा टैक्स ले रहा है, सिर्फ किससे ले रहा है, कबीले के लोगों से। ठीक, अब यहां क्या है कि जब आपके अर्बन सिविलाइजेशन का जन्म होगा तो राजा का दायरा बढ़ेगा। ठीक, पहले तो ये जिनके पास गाय हैं उनसे टैक्स ले रहा था, जो खेती कर रहे थे उनसे टैक्स ले रहा था। अब कई उद्योग भी तो लग गए, कोई चमड़े के जूते बना रहा है, कोई रेशम के कपड़े बना रहा है, ठीक, कोई नमक बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो अब राजा कहेगा तुम भी लाओ। ठीक, वो लोग कहेंगे कि हम क्यों दें, पहले तो देते नहीं थे। तो अब राजा के पास क्या थी, शक्ति, 10-20 लोग हैं और तलवारें भी हैं। अब तलवारों की दम पे ये टैक्स लेंगे और ये टैक्सेशन को बना देंगे मैंडेटरी कि टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ, पहले 10 रुपए आ रहे थे, अब 10,000 रुपए आ रहे हैं। तो अब राजा अपना दायरा बढ़ाएगा, अब राजा झोपड़े में नहीं रहेगा, अब राजा रहेगा महलों में, अपनी सेना बढ़ाएगा। ठीक, और जहां सेना हुई वहां साम्राज्य बनना शुरू होगा अब, और यहां आपके एंटर करेंगे हम सीधा किसमें, महाजनपद। ये नगर नहीं थे, ये महानगर थे उस समय के। ठीक, और अब हम महाजनपद में आएंगे तो इनमें भी तो शक्ति संघर्ष हो रहा होगा एक दूसरे के साम्राज्य को खींचने के लिए, और उस शक्ति संघर्ष में टॉप पे होगा मौर्यास, मौर्य के बाद गुप्त, गुप्त के बाद देखें वर्धन, इसके बाद राजपूत। अब टूटते जाएंगे यहां से, राजपूत में आके भारत एक बार फिर छिन्न भिन्न टूट चुका है, इंडिया आके, फिर इस्लामिक इन्वेजन, सल्तनत काल, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, 1947, ये पूरी क्रोनोलॉजी यहां तक आपके चली जाएगी। तो ये हमने आपके देखा क्या, हिस्ट्री का एक क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हिस्ट्री का एक हमने और क्लासिफिकेशन बताया। ये क्लासिफिकेशन किस आधार पे आप लोगों को बताया था, सोर्स के आधार पे। ठीक, ये क्लासिफिकेशन तो पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में मौजूद है,
किसमें? पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में। पूरे विश्व के इतिहास को हम सिर्फ 3 हिस्सों में बांटते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक। लेकिन जब हम इंडियन हिस्ट्री पे आएंगे तो यहां कुछ और ही क्लासिफिकेशन है। ये पूरा क्लासिफिकेशन किसका है? वर्ल्ड हिस्ट्री का, विश्व इतिहास का। विश्व इतिहास में जब भी देखोगे तो ये 3 फेज में बटा होगा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। लेकिन जब हम इंडियन हिस्ट्री में आते हैं तो यहां अलग क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन है किसका? इंडियन हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन कुछ और ही है। इंडियन हिस्ट्री का एक क्लासिफिकेशन है आपके ट्रेडिशनल, परंपरागत क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन इंडियन हिस्ट्री का आपके दिया था किसने? J.S. मिल। ये ब्रिटिश हिस्ट्रीशियन थे और ब्रिटिश आपके जर्नलिस्ट थे। ये इन्होंने जो परंपरागत वर्गीकरण आपके दिया था इंडियन हिस्ट्री का, ये धार्मिक प्रभुत्व के आधार पर दिया था। किसके आधार पर दिया था? रिलीजियस डोमिनेंस, यानी कि धार्मिक प्रभुत्व, ठीक। अब यहां आगे याद रखना, धार्मिक प्रभुत्व के आधार पर इन्होंने क्या आपके वर्गीकरण दिया। J.S. मिल भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक पार्ट को ये कहते हैं हिंदू इंडिया, दूसरे पार्ट को ये कहते हैं मुस्लिम इंडिया, और तीसरे पार्ट को ये कहते हैं ब्रिटिश इंडिया। हिंदू इंडिया आपके प्रारंभ से लेके 1206 एडी, 1206 एडी में क्या हुआ था? गुलाम वंश की स्थापना। ये वो फेज था जब तक भारत की सत्ता में हिंदुओं का वर्चस्व था, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना से लेके आपके 1757 प्लासी का युद्ध, ठीक, ये वो फेज था जब भारत में आपके मुस्लिम सत्ता का वर्चस्व था। और प्लासी के युद्ध के बाद से लेके 1947 ये वो फेज था जब क्रिश्चियंस या ब्रिटिशर्स का आपके वर्चस्व था, ठीक। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना। अब हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन में ये तो हमने देखा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन इंडियन हिस्ट्री का, हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, 3 पार्ट में हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आते हैं हिस्ट्री का आपके मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन की अगर हम आपके बात करें तो हिस्ट्री का जो आपके मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये लगभग सभी इतिहासकारों ने दिया है, ठीक। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन किस आधार पे था? धार्मिक वर्चस्व के आधार पे। इंडियन हिस्ट्री का जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है वो धार्मिक वर्चस्व के आधार पे था। और इंडियन हिस्ट्री का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, इंडियन हिस्ट्री का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, ये है आपके किसके आधार पे? सेंटर ऑफ पावर या कंसंट्रेशन ऑफ पावर के आधार पर, शक्ति संकेंद्रण के आधार पर कि शक्तियां किसके पास थी, ठीक है। इस आधार पर हम इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। ये याद रखना, ये एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया में ही है। कभी आपने ये नहीं सुना हुआ कि एंशिएंट वर्ल्ड, मिडाइवल वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड। वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इंडिया का क्लासिफिकेशन है एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, ठीक। अब ये एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न किस आधार पर क्लासिफिकेशन है? ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर के आधार पे। यहां अलग अलग समय में आपके जो ये पावर है ये अलग अलग लोगों के पास रही, इसलिए हम इसे कंसंट्रेशन ऑफ पावर का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम देखें एंशिएंट इंडिया की अगर हम आपके बात करें, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया इसे हम बिफोर फ्यूडलिज्म के नाम से भी जानते हैं, सामंतवाद से पहले का चरण। किस नाम से जानते हैं हम? सामंतवाद से पहले का चरण, ठीक है। ये आपके प्रारंभ से लेके 750 एडी तक का आपके टाइम है। 750 एडी, 750 एडी क्यों है ये भी बताएंगे अभी, ठीक है। मिडाइवल इंडिया इसे हम कहते हैं फ्यूडलिज्म यानी सामंतवादी चरण। ये 750 एडी से 1757 एडी के बीच का टाइम है। मॉडर्न इंडिया आफ्टर फ्यूडलिज्म, सामंतवाद के बाद का चरण, ये आपके 1757 एडी से आपके 1947 एडी के बीच का टाइम है, ठीक है। तो अब हम यहां देख क्या रहे हैं, यहां सारी व्यवस्था सिर्फ एक वर्ड के आसपास घूम रही है। कौन सा वर्ड? फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, ठीक। एंशिएंट मतलब सामंतवाद से पहले, मिडाइवल मतलब सामंतवाद के बाद, ठीक है। तो यहां हमें ये वर्ड आपके समझना है, तो फिर हमें ये तीनों फेज समझ में आ जाएंगे कि इससे पहले क्या था और इसके बाद क्या है। तो सबसे पहले अब हम आपके देखते क्या है, एंशिएंट इंडिया यानी कि आपके प्राचीन भारत। प्राचीन भारत की आपकी व्यवस्था क्या थी, ठीक है।
तो एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत की अगर हम आपके व्यवस्था को आपके देखें, ठीक, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको वैदिक एरा, आर्यंस, आर्यंस के बाद लेटर वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा के बाद महाजनपद, महाजनपद फेज आया। महाजनपद फेज का जब आपके ओरिजिन हुआ, सिर्फ भारत में ही था ये महाजनपद और कहीं नहीं थे, ठीक है। महाजनपद फेज का जब ओरिजिन हुआ तो इन महाजनपदों में आपके क्या होगा, साम्राज्य को लेकर संघर्ष होगा और इस संघर्ष में विजयी होंगे कौन, मौर्य। शुरुआत में तो वही होंगे, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य, इसके बाद आपके गुप्त साम्राज्य और इसके बाद आपके वर्धन साम्राज्य तक, वर्धन यानी हर्षवर्धन, ठीक है। हम देखते क्या है कि एंशियंट इंडिया भारत के अंदर वो टाइम फेज था जब सत्ता के केंद्र बिंदु में हमेशा रहता था कौन, किंग, ठीक। ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। यहां समस्त शक्तियां किसके पास थी, किंग के पास, ठीक। बाकी सब किंग के अंडर में, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म आपके, सॉरी, एंशियंट इंडिया ये जो आपके टाइम फेज है, ये आपके कौन सा टाइम फेज है, जब सत्ता के केंद्र बिंदु में होता था कौन, किंग, और उस शासन करने की समस्त शक्तियां किसके हाथ में निहित थी, आपके किंग के हाथ में आपके निहित थी, ठीक है। राजा ही यहां क्या करता था, लॉ बनाएगा, राजा ही आपके क्या करता था, लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, राजा ही क्या करेगा, जस्टिस देगा, राजा ही क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, राजा ही यहां रेवेन्यू कलेक्ट कराएगा और राजा ही यहां आर्मी इकट्ठी कराएगा, ठीक है। अब आपके आते हैं नेक्स्ट। अब यहां होता क्या था इस व्यवस्था में, ये है आपके कोई राज्य, कोई आपने राज्य देखा, ठीक है। अब इस राज्य में हमने आपके देखा कि यहां कोई आपके राजा बैठा है, मान लिया बिंबिसार, कौन था ये, मौर्य डायनेस्टी, अशोक के पिता, ठीक है, ये बैठा है। अब यहां होता क्या था कि केंद्र बिंदु में आपके ये राजा है, केंद्र बिंदु में कौन है, आपके राजा। जब केंद्र से बैठ के हम बहुत दूर शासन करते हैं, बहुत दूर मतलब ये क्षेत्र हमने मान लिया, कौन सा क्षेत्र मान लिया, ये केंद्र से बहुत दूर है, मान लिया कि ये क्षेत्र है आपके तक्षशिला, तक्षशिला, और ये कहां बैठा है, बिंबिसार, बिंदुसार, बिंदुसार सॉरी, बिंबिसार तो हर्यक वंश का था, नाम चेंज कर लेना, ये इतिहास में गड़बड़ होती है नामों में। अब नेक्स्ट, तो ये है आपके पटना में बैठा हुआ कौन है, बिंदुसार, ठीक। अब इसका साम्राज्य तक्षशिला तक फैला हुआ है, तक्षशिला तक मतलब पाकिस्तान में पहुंच जाओ सीधा। अब कहां पटना और कहां तक्षशिला, ठीक है। तो केंद्र से बैठ के जब आप दूर तक शासन करते हैं तो दूर तक शासन प्रभावी नहीं हो पाता, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब आपके होगा क्या, ऐसी स्थिति में आपके अब क्या होगा कि जब तक्षशिला के लोगों को बेहतर शासन नहीं मिलेगा तो ये स्वतंत्रता की मांग करेंगे कि हमें स्वतंत्री कर दो, हम अपना शासन स्वयं कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके यहां होगा क्या, विद्रोह। यहां के लोग क्या करेंगे, स्वतंत्रता की मांग करेंगे, राइट। तो यहां आपके क्या होगा, विद्रोह होगा। लेकिन बिंदुसार के पास आपके इस विद्रोह को दबाने के लिए इनके पास इनके काबिल पुत्र थे अशोक, लेकिन हर राजा के पास तो अशोक नहीं था, अशोक तो एक ही हुआ है भारतीय इतिहास में, ठीक है। तो इन्होंने आपके पहले भेजा किसको, अशोक के भाई का नाम सुसीम, बिंदुसार ने आपके, ठीक, पहले तो सुसीम को ही भेजा था, तो सुसीम भाग के चले आए वहां, सुसीम पे आपके दबा नहीं। सुसीम के बाद अब आपके गए कौन, अशोक, ठीक। अब अशोक बाद में भले ही धम्म अपना लिया, लेकिन इसका नाम था चंड अशोक, ठीक। ये बहुत क्रूर शासक था शुरुआत में, 99 भाइयों को मारा था अशोक ने सिंहासन हासिल करने के लिए अपने। 99 भाई का मतलब सब खास भाई नहीं, चाचा मामा दूर दूर तक के कोई इसको
चैलेंज ना कर सके कभी। तो अब यहाँ क्या था कि एंशियंट हिस्ट्री वो टाइम फेज था तब के शासक इतने शक्तिशाली थे कि ये दूर बैठे किसी भी क्षेत्र को कंट्रोल में रख सकते थे। ठीक है, लेकिन अब हर राजा तो इतना शक्तिशाली होगा नहीं। मौर्य शासक इतने शक्तिशाली थे और गुप्त शासक इतने शक्तिशाली थे और हर्षवर्धन तक इतने शक्तिशाली शासक हुए। हिंदुओं में आपके हर्षवर्धन के बाद ऐसा कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ जो अपने साम्राज्य को कंसंट्रेट रख पाया हो। हर्षवर्धन की डेथ आपके 650 एडी के आसपास हो जाती है। उसके हर्षवर्धन की डेथ के 100 साल के अंदर ही, ठीक, एक चीज हमेशा याद रखना, इतिहास की अगर हम आपके बात करें पूरे एंशियंट हिस्ट्री में कहां तक, हर्षवर्धन की डेथ तक, हर्षवर्धन की डेथ तक कहीं भी राजपूत वर्ड का यूज नहीं है। राजपूत बने हर्षवर्धन की डेथ के बाद, ठीक, इससे पहले वर्ड था क्षत्रिय। ठीक है, अब राजपूतों की उत्पत्ति इतिहास आपके अलग अलग बताता है। अब कोई कहता है कि अग्निकुंड से निकलेगा, अग्निकुंड से इंसान कैसे निकल आएगा, बताते हैं ना, ऐसे ही लिखा हुआ है ना कि अग्निकुंड से 5 राजपूतों का जन्म हुआ। ठीक, अब अग्निकुंड से निकल सकते हैं क्या, कहीं से नहीं निकल सकते। ठीक, कुछ ठाकुर खुश भी होते हैं आपके कि हम अग्निकुंड से पैदा हुए, कैसे हो सकते हो अग्निकुंड से पैदा, लॉजिक की बात है ना ये तो। ठीक है, अब बेसिकली आपके राजपूत वर्ड था क्या, ये तो एक बोलचाल वाला आपके वर्ड है। ठीक, एक चीज बताते हैं, वायदे मत लेना इस चीज कोई, हम जैसे किसी को बोलते हैं चमार, चमार कोई वर्ड थोड़ी है, चर्मकार था वो। चर्मकार मतलब जो चमड़े का कार्य करता है। अब वो बिगड़ता बिगड़ता क्या हो गया, चमार। ठीक, तो यहां चमार कोई वर्ड नहीं है। ठीक इसी तरीके से राजपूत कोई वर्ड कभी था ही नहीं, वर्ड था राजपुत्र। राजपुत्र मतलब राजा के पुत्र। अब उस समय रानियां भी 10, 20, 50 होती थी, तो पुत्र भी 100, 150 तक पहुंच जाते थे। तो ये था आपके राजपुत्र का मतलब जो राजघराने के पुत्र थे आपके। अब वही आपके क्या होगा, इतने सारे कैसे बने, जब आपके ये अशोक हुआ या कोई भी हुआ, हमेशा जो दूर के प्रांत होते थे उनमें राजकुमार गवर्नर बन के जाते थे, राज्यपाल बन के जाते थे राजकुमार, ये राजपुत्र ही तो हुए। अब अगर केंद्र में शासक मजबूत है तो वो केंद्र के कंट्रोल में, नहीं तो सारे भाई कहेंगे हमारा शासन अलग और हमारा शासन अलग, और यहां से आपके अभी राजपुत्र राजपूत में कन्वर्ट होना शुरू होंगे। रियल कहानी तो ये है राजपूत की। ठीक, तो अब बाकी की किताबों की कहानी कुछ भी हो, पूत माने भी पुत्र ही होता है, राजपुत्र का मतलब राजपूत ही हुआ। तो ये आप एक सिस्टम आपके हुआ, बाकी का अग्निकुंड अग्निकुंड ये सब सिद्धांत सब कहने की बात है। ठीक, सच्चाई इसमें 0% है। ठीक, क्योंकि अगर हम तर्क के आधार पर भी सोचे तो ये है। अब इसके बाद में और आगे हम देखें, आज तक विवाद चल रहा है, एक तो वर्तमान में ही चल रहा है गुर्जर प्रतिहार शासक थे आपके मिहिर भोज। ठीक है, अब यहां सबसे बड़ी समस्या, ये गुर्जर भी कभी अस्तित्व में नहीं थे इससे पहले। गुर्जर प्रतिहार शासक थे ये आपके गुजरात के, और इनको आपके राजपूतों में हम क्या करते थे, काउंट करते थे। कोई इंसिडेंस देखें कि जब आपके त्रिपक्षीय कन्नौज का संघर्ष चला था तो ये 3 ही शासक थे, राष्ट्रकूट, चोल और गुर्जर प्रतिहार। जिस 300 साल के संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार अंतिम रूप से क्या रहे थे, विजयी रहे थे। और उसी वंश के शासक हैं आपके ये मिहिर भोज, उसी वंश के शासक हैं ये मिहिर भोज। तो इतिहास तो स्पष्ट बताता है कि ये क्षत्रिय थे, इतिहास के आधार पर देखें तो ये क्षत्रिय थे। ठीक है, अब चूंकि ये गुर्जर प्रतिहार क्षत्रिय थे, गुर्जर प्रतिहार, समय के साथ प्रतिहार हो गया खत्म, रह गए आपके गुर्जर। ठीक, तो गुर्जर तो लगाते हैं, प्रतिहार कोई लगाते हुए नहीं देखा होगा आपने। अब ये प्रतिहार वर्ड का यूज नहीं होता, तो कंप्लीट थे ये गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत के अंदर बेसिकली क्या है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई सम्मान नहीं है मिहिर भोज का, पूरा खेल है वोट बैंक का। ठीक, कि अगर थोड़ा सा भी डेविएट हुआ तो गुर्जरों का वोट बैंक खिसक जाएगा। ठीक, इतिहास सबको पता है, मोदी जी भी कह रहे हैं नहीं गुर्जरों के ही शासक थे, योगी जी भी आ रहे हैं अनावरण में गुर्जरों के ही शासक थे 100%। ठीक, तो हमारे तोमर साहब भी एक्सेप्ट करते हैं गुर्जरों के ही थे। ठीक है, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे आते हैं, तो यहां पूरा वोट बैंक का पूरा लेखा जोखा है। इतिहास जिनको पता भी है वो भी चुप है। और वैसे सबसे बड़ी बात यह है, जब कोई महान शासक होता है ना, महान शासक किसी एक जाति का कभी नहीं होता, महान शासक पूरी प्रजा का होता है। ठीक है,
तो यहां हम लोग वोट बैंक के लिए उन्हें जोड़ देते हैं एक दूसरे से, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है कि एक शासक किसी एक जाति का हो। अगर वो शासक उसी जाति का होता तो उसी का ही भला करता ना, फिर वेलफेयर स्टेट की संकल्पना कैसे आती। इतिहास में जो आपके ऐसे शासक हुए जिन्होंने तो पूरे समाज के लिए किया है जो कुछ भी किया है। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो अब हमने यहां देखा क्या, हम यहां आपके देखते ये हैं कि एंशियंट इंडिया आपके वो टाइम फेज है जब सत्ता के केंद्र बिंदु में आपके होता था कौन, किंग। समस्त शक्तियां किंग के पास आपके निहित होती थी। ठीक है, किंग ही लॉ बनाता, लॉ को एग्जीक्यूट करता, जस्टिस देता, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू और आर्मी। लेकिन जब साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाए तो किंग अगर शक्तिशाली है तो कंट्रोल कर लेगा, और शक्तिशाली नहीं है तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, विद्रोह की संभावना बढ़ेगी। तो ऐसी संभावनाओं से बढ़ने के लिए आपके ये राजा करेंगे क्या, ये राजा डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण करना शुरू करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर का टॉप से बॉटम की तरफ ट्रांसफर करना, शक्तियों का ऊपर से नीचे की तरफ आपके हस्तांतरण करना कहलाता है विकेंद्रीकरण। तो ये जो आपके राजा हैं ये करेंगे क्या कि ये इनका इतना बड़ा क्षेत्र है, ये अपने क्षेत्र को 4 भागों में तोड़ देंगे, एरिया 1 2 3 4। हर भाग का शासन एक व्यक्ति को इन्होंने दे दिया और इसी व्यक्ति को नाम दिया फ्यूडल यानी कि सामंत। सामंत मतलब मिनी किंग, ये छोटा राजा है। किंग इतने बड़े क्षेत्र पर शासन कर रहा है और इस किंग के अधीन एक शासन करने का अधिकार इस क्षेत्र में जिस व्यक्ति को दिया गया उसे क्या कह दिया, सामंत। ठीक है, तो मिडाइवल इंडिया कौन सा फेज है, मिडाइवल इंडिया वो फेज है जब आपके डिसेंट्रलाइजेशन हुआ पावर का और राजा ने अपनी शक्तियां आपके कुछ अन्य लोगों को ट्रांसफर कर दी, अन्य लोगों को ट्रांसफर कर दी। ठीक, तो ये व्यवस्था तो सही है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। इससे क्या होगा कि अब जैसे कि इसकी कैपिटल यहां पाटलिपुत्र है, ठीक, तो पाटलिपुत्र से हो सकता है तक्षशिला पर शासन ना हो, लेकिन जब तक्षशिला की अपनी कैपिटल बना दें, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की तक्षशिला, वहीं राजकुमार को बैठा दें, तब तो शासन हो सकता है। ठीक है, या उज्जैनी वहां अपना राजकुमार बैठा दें, तब तो शासन हो सकता है। ठीक है, तो यहां आपके क्या होगा कि जो ये एरिया है वहां आपके शासन करने का अधिकार एक व्यक्ति को दे दिया और इसी व्यक्ति को नाम दिया हमने फ्यूडल या सामंत। ये फ्यूडल या सामंत बना। तो व्यवस्था सही है, डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था हमेशा सही होती है, लेकिन प्रॉब्लम अब यहां कहां से शुरू हुई, जो काम आपके इस पूरे क्षेत्र में ये राजा करता था वो काम इस छोटे क्षेत्र में करेगा कौन, सामंत। ठीक है, सामंत इस क्षेत्र में लॉ बनाएगा, लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक, पनिशमेंट भी देगा, रेवेन्यू भी कलेक्ट करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगा और आर्मी रखने का अधिकार भी सामंत को था। यहां सामंत को किसका अधिकार दिया गया, आर्मी रखने का। इसका रीजन था, रीजन क्या था कि ये सामंत इस फ्रंटियर यानी इस सीमा रेखा पे कहीं कोई विदेशी आक्रमण हो जाए यहां से तो राजा की आर्मी पहुंचे, तब तक तो ये अंदर ही घुसे चले आएंगे। तो इसका रीजन था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए सामंत को सीमित मात्रा में आर्मी रखने का क्या दे दो, अधिकार दे दो। लेकिन अब है क्या, मनुष्य, लालच और महत्वाकांक्षा, ये 2 चीजें पूरे सिस्टम को हमेशा कलेप्स कर देती हैं। अब हुआ आगे चल के ये, आगे चल के आपके सिस्टम क्या होता है कि ये आ गई आपके सामंतवादी व्यवस्था और इस सामंतवादी व्यवस्था में आपके 4 सामंत, फ्यूडल 1, फ्यूडल 2, फ्यूडल 3 और फ्यूडल 4 और बीच में है आपके ये किंग, राजा। सिस्टम ये हुआ कि ये जो आपके किंग है, इस किंग के पास हमने मान लिया 1000 की आर्मी है। कितने की आर्मी है, 1000। इस फ्यूडल वर्म के पास आपके जो आर्मी है ये है आपके कितने की, 800 की। फ्यूडल 2 के पास जो आपके आर्मी है आपके कितने की, 700 की। फ्यूडल 3 के पास आपके ये जो आर्मी है वो कितने की, 600 की। फ्यूडल 4 के पास आपके आर्मी है वो कितने की, 550 की। इसका मतलब आपके क्या है, किसी एक सामंत के पास तो राजा से कम आर्मी है, लेकिन अगर कहीं 2 सामंत मिल गए तो ये राजा को भी चैलेंज कर देंगे। यही हुआ आपके सामंतवाद के चरण में। सामंतवाद के चरण में इन सामंतों ने अपने संगठन और अपने ग्रुप बनाना शुरू किए। ठीक, जैसे आप सल्तनत काल में पढ़ोगे तुर्क ए चहलगामी। तुर्क ए चहलगामी था क्या,
यही तो था, 40 सामंतों का ग्रुप। ठीक, बलवन बलवन नहीं होता अगर इसका समर्थन नहीं होता। ठीक, यानी कि समर्थन उन्हीं लोगों का तो था बलवन के पास में, उस समय के सबसे 40 शक्तिशाली सामंत। ठीक है, तो अब यहां हम आपके देखें तो क्या देखें हम देखते यहां क्या है कि इस व्यवस्था में आपके हुआ ये कि सामंत इतने पावरफुल सिचुएशन में आ गए कि ये तो राजा को चैलेंज देने की सिचुएशन में आ गए। ठीक, यानी कि आपके जो मिडाइवल इंडिया जो आपके ये फेज था, इस फेज में आपके हुआ ये कि शक्तियां जो थी आपके वो राजा से निकल के पहुंच गई कहां, सामंत के हाथ में। यहां आपके ठीक राजा निर्धारित करता था क्या होगा, यहां तो सामंत निर्धारित करने लगे क्या होगा। ठीक, यहां तो राजा का निर्माण भी इन सामंतों के हाथ में चला गया कि राजा के आपके अगर 10 पुत्र हैं तो कौन सा पुत्र राजा बनेगा ये सामंत बताएंगे। ठीक, पुत्र तो छोड़ दो, आपके पूरे गुलाम वंश में गुलाम ही आपके राजा बने हुए हैं। गुलाम वंश का एक भी राजा नेचुरल ओरिजिन वाला नहीं है, सब गुलाम ही है एक दूसरे के जितने भी चले आए। लेकिन आए कैसे, इन सामंतों का ही तो समर्थन था। ठीक, अब आते हैं इसके बाद आगे, तो यहां आपके सामंतवादी व्यवस्था में पावरफुल सिचुएशन में आपके कौन आ गए, सामंत। ये व्यवस्था पूरे मध्यकाल में चली, सल्तनत काल और मुगल काल, ये दोनों में चली। मुगल काल में आके आपके हम देखें तो इन सामंतों के ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाया औरंगजेब ने। औरंगजेब ने टाइट कर रखे थे अपने सारे सामंत, एक भी सामंत औरंगजेब के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि था ही इतना खतरनाक वो। ठीक, उसको तो अगर सामने बोलना मतलब हाथी के पैरों के तले कुचलवा देना, सीधा यही काम करता था वो तो। अब यहां अगर आपके देखें तो आगे चल के हुआ क्या, आगे चल के कहानी ये हुई कि पूरी व्यवस्था आपके मध्यकाल तक चलती रही। अब मध्यकाल तक चलती रही, आपके औरंगजेब के काल तक ये चलती रही। अब आगे समझना क्या होगा, आगे की कहानी आपके ये होगी कि ये है आपके औरंगजेब। औरंगजेब की 1707 में क्या होती है, डेथ। तो औरंगजेब के भी तो सामंत होंगे, ये हैं औरंगजेब के आपके सामंत अलग अलग जगह पे। मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, औरंगजेब का ही था। औरंगजेब ने भी कई सामंत बना रखे थे। एक सामंत आपके होगा कहां, बंगाल, एक होगा कहां, दक्कन, ठीक है, एक होगा आपके कहां, अवध। ठीक, तमाम इसके अलावा जितने भी आपके उस समय के इंडिपेंडेंट स्टेट थे सब मुगल साम्राज्य से ही अलग हुए थे। ठीक है, अब हुआ आपके क्या कि 1707 में औरंगजेब की जैसे ही डेथ हुई तो ये जितने भी ये सामंत दिख रहे हैं ना इन क्षेत्रों के, इन्होंने कहा अब हम स्वतंत्र, अब हम नहीं है आपके अंडर में। और यहां से ही आपके इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। इतना बड़ा जो अखंड साम्राज्य था मुगल साम्राज्य, इन सामंतों ने उसे तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो इस चीज को कोई वाच भी तो कर रहा था, और वाच कर रही थी ये 1600 से लेके 1600 में आ चुके थे ना भारत, 1757 तक ये सिर्फ वाच कर रहे थे, ये मौके का वेट कर रहे थे। इनके पास आपके आर्मी थी कितने की, 2000 की, इतनी लेके आए थे भारत में। ठीक, 1616वीं सदी ले लो, 1608 तो एग्जैक्ट डेट हो गई। ठीक है, तो अब हम आपके देखें क्या, इनके पास आपके शुरुआत में इतनी आर्मी होगी, कोई युद्ध करने तो आए नहीं थे, लेकिन इन्होंने क्या देखा कि हमारे पास 2000 की आर्मी, इस बंगाल वालों के पास 1200 की, इनके पास आपके 300 की आर्मी, इनके पास आपके 400 की आर्मी है। अब तो हमारे पास ज्यादा आर्मी है, तो क्यों ना अब शुरुआत कर दी जाए। पहला 1757 प्लासी, और प्लासी के युद्ध में इन्होंने सबसे पहले सिराजुद्दौला को बाहर किया। ठीक, तो यहां आपके क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आपके आई, या ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो अपना साम्राज्य जमाने का मौका मिला वो इन सामंतों की वजह से मिला। ना ये सामंत मुगल साम्राज्य को तोड़ते और ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर पसार पाती। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे जैसे आपके भारत में पैर पसारेगी, ठीक, तो एक चीज तो क्लियर है, वो इन सामंतवादी व्यवस्था को तो कभी अस्तित्व में नहीं लाएगी, क्योंकि जब ये सामंत मुगल साम्राज्य के नहीं हुए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कैसे हो सकते हैं। ठीक, तो अब आपके यहां 1757 प्लासी के बाद से जो पूरी व्यवस्था होगी अब ये होगी चेंज।
और अब व्यवस्था आपके किस में चेंज होगी? मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में आपके सामंत नहीं होंगे, जमींदार होंगे। जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, जमींदार के कहने पे पुलिस आ जाएगी, आर्मी आ जाएगी, लेकिन वो अधिकार में नहीं रहेगी उनके में। ठीक, जमींदार चाहे अगर रेवेन्यू नहीं दे रहा तो पुलिस बुला सकता है सरकार से कह के, लेकिन पुलिस के कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये व्यवस्था आपकी जब परिवर्तित होगी तो ये कन्वर्ट हो गई किसमें? मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत में। ठीक है, तो ये जो आपका एक रिपीटेशन था आपके हिस्ट्री का, ठीक, ये पूरी कल की क्लास आपकी थी और पूरी कल की क्लास आपके रिपीट हुई, आज तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी। ठीक है, तो आज सिर्फ यहीं तक करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे टॉपिक को हम कल की क्लास से। ठीक है, तो आज की क्लास में इधर जो कल आए होंगे उनको ये समझ में काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। जो आज आए होंगे वो एक बार नोट्स देख लेना अपने कलीग से, कि उस नोट्स को आप थोड़ा सा देख लो, क्योंकि आज वाले लोग तो लिख ही नहीं पाए होंगे। चलिए बाकी का नेक्स्ट क्लास